से सुना भाई। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जापानीज कॉलोनाइजेशन का प्रभाव था। ये उनके गुलाम थे, वो शासक थे। इनकी अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक क्राइसिस था, गरीबी थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा लगा कि अब शायद कंडीशन ठीक हो, तो फिर पूरा संसार आपको पता है दो गुटों में, दो महाशक्तियों में बट गया। कल्चरल डेवलपमेंट यही बताना, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आर इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, एंड इट्स सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स आर टू एस्टैब्लिश रीजनल पीस, टू एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ। अनौपचारिक बातचीत का मतलब आप समझते हो। नॉर्मली देखोगे जब भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत में आता है या भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दूसरे देश में जाता है, उसके ट्रेवलिंग के पीछे कोई उद्देश्य है। टू resolve all disputes peacefully। नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हो? जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है आसियान। आसियान ये भी एक इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर है। आसियान, आसियान स्टैंड्स फॉर, ध्यान से सुनना भाई, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एक बार यहां पे अगर हम चेक करें, ये देखो, ये है आसियान वाज स्टैब्लिश्ड इन 1967। 1967 में ये बना था। शुरुआत में 5 देश थे जिन्होंने साइन करे थे जब ये आसियान बना था। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 देश थे। साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन। ध्यान दो भाई, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक की जो घोषणा है वो किसके फॉर्मेशन से जुड़ी है? तो है आसियान के। आसियान में वर्तमान समय में 10 देश हैं। शुरुआत में 5 देश इससे जुड़े थे। 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी, इसकी फॉर्मेशन करी थी, जिसमें ये है। देखो, इसको याद करने की एक ट्रिक मैं बता देता हूं। आई एम द एसपी, आई एम द एसपी। इससे इंडोनेशिया, एम से मलेशिया, टी से थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस। आई एम द एसपी। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस, ये 5 देश मिले बैंकॉक में। वहां पे इन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू आसियान को स्टेब्लिशमेंट करी, उसकी स्थापना करी। वर्तमान समय में इसमें 10 देश है। जो बाकी 5 देश है वो है बर्नुई दारुसलम, वियतनाम, लाओस, इसको लाओ पीडीआर या लाओस भी बोलते हैं, म्यांमार एंड कंबोडिया। अगर आप विश्व मानचित्र को देखें, मैं एक बार देख रहा हूं है क्या, नहीं इसमें है नहीं वो। अगर वर्ल्ड के अगर आप मानचित्र को देखोगे ना, तो उसमें पता चल जाएगा जो म्यांमार के आसपास का एरिया है जिसमें ये 10 देश है, उसको साउथ ईस्ट एशिया के नाम से जाना जाता है। एक बार भी वर्ल्ड मैप में इसको जरूर फाइंड आउट करें कि आसियान में कौन से देश हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। फिर एक बार फिर से रिकैप करो, हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। हमें पता है कि संसार में यूनिपोलरिटी रही है जिसमें अमेरिका सबसे पावरफुल देश के रूप में रहा है। बाइपोलरिटी रही है जिसमें यूएसए और यूएसएसआर रहे हैं। आज मल्टीपोलरिटी है, कई सारे पावर के सेंटर्स हैं, जिसमें से एक हमने पढ़ लिया था यूरोपियन यूनियन। अब दूसरा पढ़ेंगे आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है,
यहां पे ध्यान दो भाई, बैकग्राउंड लिखा है एक वर्ड, बैकग्राउंड। इस बैकग्राउंड का क्या मतलब है कि भाई ये फिर से बस ध्यान करो कि कोई भी संगठन ऐसे ही नहीं बन जाता, उसका कोई प्रोसेस है। ये जो सेकंड बिफोर सेकंड वर्ल्ड वार, दिस रीजन, ये जो रीजन है, फेस्ड द यूरोपियन एंड जापानीज कोलोनाइजेशन। ठीक है, सेकंड विश्व युद्ध से पहले इस क्षेत्र ने यूरोपीय तथा जापानी साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद को फेस किया है। ये भी इनके गुलाम देश रहे हैं। जब भी गुलाम देश हो गए, इसका मतलब इसमें गरीबी होगी, इनके ऊपर दूसरे का शासन है, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक नहीं रही। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद भी, आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार, these countries were forced to join either of the superpower, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी इन देशों को किसी न किसी सुपर पावर के साथ जुड़ना था, मजबूरी थी, ये फोर्स करे गए। थर्ड पॉइंट, NAM, इसको भी बताऊंगा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, वाज नॉट सक्सीड इन इट्स promises। All such situations resulted into the poverty and economic क्राइसिस इन द रीजन। ठीक है भाई। शो इन 1967 थ्रू बैंकॉक, थाईलैंड में है ये, उसकी राजधानी, डिक्लेरेशन formed the ASEAN। by 5 countries। ठीक है, जिसमें IM मैंने बताए थे कौन से देश, I am the SP। Now this organization has 10 members। देखो ध्यान दो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की कंडीशन अगर आप देखो, और द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वार के बाद की कंडीशन देखो, ये है छोटे छोटे देशों का रीजन। ठीक है, तो सेकंड वर्ल्ड वार से पहले इनके ऊपर यूरोपियन कोलोनाइजेशन और जापानीज कोलोनाइजेशन का प्रभाव था। ये उनके गुलाम थे, वो शासक थे, इनकी अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक क्राइसिस था, गरीबी थी। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ऐसा लगा कि भाई अब शायद कंडीशन ठीक हो, तो फिर पूरा संसार आपको पता है दो गुटों में, दो महाशक्तियों में बट गया। कुछ देशों को USSR की तरफ जाना पड़ा और कुछ देशों को USA की तरफ। तब भी इन देशों पर यह दबाव था, वो किसी न किसी सुपर पावर को के साथ जुड़े।
तीसरा, एक जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसका भारत भी एक मेंबर था, इसका क्या मतलब है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का? किसी भी गुट में शामिल ना होने की नीति, कि भाई हम ना तो यूएसएसआर की तरफ जाएंगे ना यूएसए की तरफ जाएंगे। ये भी अपने जो वादे हैं, जो इसने नेम ने लोगों को दिखाए, जो सपने, उनमें पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। गुट निरपेक्ष आंदोलन उस समय जिस पर्पज के लिए बनाया गया था, इट वॉज नॉट सक्सीड ऑन दोज पर्पजेस। ठीक है, तो उपरोक्त कंडीशन के कारण इस एरिया में गरीबी और इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति थी। अतः इन 1967 ये 5 देश मिले थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में और बैंकॉक डिक्लेरेशन करी, जिसके थ्रू आसियान की स्थापना हुई 1967 में। शुरुआत में 5 देश कौन से थे? आई एम द एसपी, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस। आज वर्तमान समय में इस संगठन के 10 सदस्य हैं। ठीक है, 10 कौन से हैं? अभी दिखाया था। बर्नुई दारुसलम 6th, वियतनाम 7th, लाओस 8th, म्यांमार 9th और कंबोडिया 10th। क्लियर है भाई? बताओ, आगे बढ़े इससे। चलो, अब है इसके प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। ये हमने पढ़ लिया बैकग्राउंड में ही, कैसे ये बना है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन हमने आसियान का पढ़ लिया है। अभी जो पिछले पेज पे लिखवाया है ना, वही प्रोसेस है। इसके बाद है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। इसके जो उद्देश्य हैं, देखो ये संगठन है, इसने अपने उद्देश्य, ये पूछा जाता है भाई व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान, तो इसके कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। सबसे जो अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की अगर आप बात करोगे, इकोनॉमिक ग्रोथ, एक तो है इसका ये उद्देश्य है इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद है सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट। अगर हम इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है तो आर्थिक समृद्धि हो, सामाजिक उन्नति हो, सांस्कृतिक विकास हो। इसके ये 3 है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। अगर हम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की बात करें, रीजनल पीस, क्षेत्रीय शांति, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज, ठीक है, एंड टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ यूएनओ, प्रिंसिपल्स ऑफ यूएनओ। समझ में आई भाई बात? है सिंपल है ये। अगर हम इसके मुख्य उद्देश्यों की बात करें, प्राइमरी को प्राथमिक या मुख्य उद्देश्य बोल सकते हैं। अगर हम इसके मुख्य उद्देश्यों की बात करें, तो इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक संवृद्धि, सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक उन्नति और कल्चरल डेवलपमेंट। यही बताना, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आर इकोनॉमिक ग्रोथ, social progress and cultural development, and its secondary objectives are to establish regional peace, to establish rule of law and to follow the principle of UNO. These are its secondary objectives. क्लियर है भाई? बताओ कोई भी समस्या हो तो। भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान पढ़ रहे हैं हम, इसके क्या उद्देश्य है, ये क्यों बनाया गया है? इसके 2 प्रकार के उद्देश्य हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में ये 3 बात इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की अगर आप बात करो तो रीजनल पीस, रूल ऑफ लॉ एंड टू फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों पर चलना।
क्लियर है? पानी पीते रहो। ये लगाओ, जैसे गर्मी का मौसम है तो यहाँ पे देखने का पर्पज है भाई, यहाँ पे स्क्रीन लगी है और तो उसमें मैं भी दिख जाता हूँ, तो इसलिए यहाँ भी देखना जरूरी हो जाता है। गर्मी है भाई, थोड़ा अपने आप को मतलब उसमें पानी की कमी ना हो, थोड़ा नमक डाल के पी सकते हो। अब तुम बोलोगे कि पता नहीं मुद्दा क्या है, आसियान हम पढ़ रहे हैं और ये कहाँ चला गया। सॉरी टू डिस्टर्ब योर फोकस। हमने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखे हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव फिर से भाई कॉपी पेन रख के पढ़ा करो, ये ध्यान रखना है, उससे आसान होगा चीजों को लिखना भाई, फिर उनको रिवाइज करना, फिर उनको याद करना। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। आसियान वे ऑफ एक्शन। ठीक है, आसियान वे ऑफ एक्शन, काम का आसियान तरीका। देखो सुनो, इसका क्या है, नोट बिहेव्ड लाइक ए नेशन स्टेट लाइक ईयू। यूरोपियन यूनियन की तरह इसने कभी भी एक राष्ट्र राज्य के रूप में काम करने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, मेन जो इनकी मुख्य जो बातचीत है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ध्यान दो भाई, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉन कन्फ्रंटेशन, कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट सोवरेनिटी टू ऑल द मेंबर्स। इसी को आसियान वे ऑफ एक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, आसियान देशों ने काम करने की एक अपनी ही शैली विकसित करी, जिसको आसियान शैली बोला जाता है, या काम करने की आसियान शैली। इसमें आसियान ने कभी भी कोई नेशन स्टेट, जैसे यूरोपियन यूनियन ने था ना, एक फ्लैग, एक करेंसी, एक फॉरेन पॉलिसी, ऐसा नहीं करा। इन्होंने क्या करा, सबसे प्राइम काम है भाई, हम सोवरेनिटी का रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी सोवरेनिटी को लूज नहीं करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल भी। और इसके मुख्य जो एलिमेंट है वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक बातचीत। अनौपचारिक बातचीत का मतलब आप समझते हो, नॉर्मली देखोगे जब भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत में आता है या भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दूसरे देश में जाता है, उसके ट्रेवलिंग के पीछे कोई उद्देश्य है। ऐसा नहीं होता कि भी ऐसे ही मिलने चला गया, कि भी वहां पे शादी थी चला गया। वो किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, इश्यू को लेकर, डिस्प्यूट को लेकर, आइडिया को लेकर जाएगा। हर मुलाकात का एक प्राइमरी एम होगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है भाई अनौपचारिक बातचीत, बिना किसी फॉर्मेलिटी के कॉल करी या वहां पे चले गए भी, ऐसे ही घूमने आ गया। अब इससे क्या हुआ, देखो, देर कैन बी लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द कंट्रीज ऑफ आसियान, देर कैन बी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, देर कैन बी बाउंड्री डिस्प्यूट। इन्होंने क्या बोला, डिस्प्यूट की बात ही नहीं करनी। मैं एक तरीका बताता हूं, मान के चलो दो पड़ोसी हैं, हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हो आप, दो पड़ोसी हैं और उनके बीच में घर की दीवार को लेकर लड़ाई है। तो जब भी बातचीत होगी ना, उस लड़ाई का जिक्र हो जाएगा। जब भी बातचीत होगी तो अगर उन पड़ोसियों ने काम करा भी, ऐसा करो, अगली 10 मुलाकात हम जब भी करेंगे इस दीवार का जिक्र नहीं करेंगे, कुछ और जिक्र करना है, यारी दोस्ती का।
तो 10 मुलाकात करी उन्होंने अपने जो भी डिस्प्यूट के इश्यू थे उनको छोड़ के, तो 11वीं जो मुलाकात होगी वो डिस्प्यूट अपने आप खत्म हो जाएगा। इन्होंने क्या करा भाई, बात करो आपस में, बट जो डिस्प्यूट के इश्यू है ना उनको, उनका जिक्र मत करो। बस डिस्प्यूट के लिए हम अलग मीटिंग कर लेंगे, अभी अनौपचारिक बातचीत करो, घूमो फिरो, एक दूसरे से मिलो। और इन्होंने पाया उस अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से सारे तो डिस्प्यूट समाप्त हो गए। क्या होगा, दोस्ती बन गई भाई। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉन कन्फ्रंटेशन। इसका मतलब क्या है कि भाई कोई भी समस्या हो, किसी भी स्थिति हो, कैसी परिस्थिति हो, युद्ध नहीं करेंगे। जैसे आपने बोल दिया किसी को, देख भाई हमारे बीच में दुश्मनी है, डिस्प्यूट भी है, पर एक बात याद रखें, हम है ना हाथापाई नहीं करेंगे, बातचीत करेंगे। तू मेरे को कुछ भी बोलना, मैं तेरे को कुछ बोल, ये कंडीशन है भाई, कभी भी हम एक दूसरे के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। तो इन्होंने भी क्या करा, हम अपने जो रीजनल डिस्प्यूट्स हैं उनको इस माध्यम से निपटारा करेंगे, नॉन कन्फ्रंटेशन के भी, लड़ाई नहीं करनी बिल्कुल भी, चाहे कोई भी डिस्प्यूट हो। ठीक है। तीसरा, कोऑपरेशन। डिस्प्यूट है हमारे और तुम्हारे, उसके बाद भी मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं इसके लिए ये काम कर सकता हूं, और उसको मुझे ऐसा लगा कि मैं इसका ऐसे सहयोग कर सकता हूं, तो अपने डिस्प्यूट को भूल के हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ऐसा होता है क्या नॉर्मल जिंदगी में? नहीं होता। इसलिए इसको आसियान वे या आसियान शैली बोला गया काम करने की। संसार में ऐसा एग्जाम्पल विरला है। और रिस्पेक्ट टू सोवरेनिटी, कि भाई बिल्कुल हम आपके इंटरनल अफेयर में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप कहाँ किस देश के साथ कैसे संबंध रख रहे हो, मान लिया मैं और ये दूसरा देश, हम आसियान के मेंबर हैं, मेरा अमेरिका से दुश्मनी है और ये अमेरिका का मित्र है, तो भले ही रहे भाई, उसका मित्र रहे तू, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपकी सोवरेनिटी की इज्जत करेंगे, आप हमारी सोवरेनिटी। हो सकता मेरे रिलेशन उसके किसी दुश्मन के साथ अच्छे हो, हम दोनों ने क्या बात करी है, 10 के 10 मेंबर कर क्या रहे हैं, बात समझो भाई। बहुत सारे विवाद, जहां भी पड़ोसी होंगे ना विवाद होंगे। एक तो वाटर शेयरिंग को लेकर, एक बाउंड्री को लेकर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, देयर कैन बी लॉट ऑफ इश्यूज बिटवीन द नेबर कंट्रीज। इन्होंने एक नया तरीका निकाला उन सभी विवादों को सॉर्ट आउट करने का, क्योंकि देखो इनको पता है ये 10 के 10 देश हैं जो जापानीज और यूरोपियन कोलोनाइजेशन के शिकार हैं। हर जगह पे अर्थव्यवस्था बेकार हुई पड़ी है, पूरे के पूरे देश बर्बाद हो गए, गरीब हो गए, बहुत सारी बड़ी जनसंख्या इनकी गरीबी रेखा से नीचे है। तो ये मान के चलो अब ये गरीब है, तो इन्होंने बोला कि भाई कुछ ऐसा संगठन बनाओ जिससे हम काम कर सके। भाई कैसे काम, हमारे बीच में बहुत सारे विवाद हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई हर विवाद को, एक तो हम यूरोपियन यूनियन की तरह मतलब नेशन स्टेट नहीं बनेंगे, हम एक दूसरे की सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। हम अपने जो विवाद है उनको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से, बिना किसी टकराव सहित, ना बिना लड़े, और एक दूसरे के सहयोग से उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ये था भाई आसियान वे ऑफ एक्शन। क्लियर है ये? बताओ किसी को अगर इसमें समस्या हो तो। देखो जो भी क्लास देखता है, 1 2 10 20 जितने बच्चे तुम देखते हो, क्लास देखकर नोट्स बनाने हैं, कमेंट जरूर करा करो कि जी अच्छी क्लास है, समझ आ गया, बढ़िया क्लास है, गुड, थैंक यू, कुछ तो बोलना चाहिए ना। या अगर एक बात बताओ, हमारी अगर मेहनत कमजोर होगी, अगर हमारा मोटिवेशन कमजोर हो जाता है, तो ये टीम के लिए काम करना ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों के इसी कोऑपरेशन की जरूरत है। आप जब भी क्लास देखें, अगर क्लास देखी है आपके सामने आ गई, आप 12th क्लास में हो या नहीं हो, तो कमेंट कर सकते हो। किस चीज के लिए? मेहनत के लिए। भाई हो सकता है आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो और ये 12th क्लास की वीडियो आपके सामने आ गई ऐसे, तो आपको ये तो पता है ना भी टीचर ने मेहनत करी है, तो उसको लाइक और एक कमेंट कर सकते हो, सर अच्छी चीज है। ये मोटिवेशन होता है हमारे लिए। ठीक है,
तो ये है आसियान वे ऑफ एक्शन। क्लियर भाई, सिंपल है, समझ में आ गई बात ये। चलो उसके बाद है थ्री पिलर्स ऑफ आसियान कम्युनिटी। आसियान समुदाय के तीन स्तंभ। 2003 में 2003 में आसियान ने तीन कम्युनिटी बनाई। एक आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, एक आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, एक आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। इन्होंने अपना काम करने के लिए ये तीन कम्युनिटी बनाई ताकि भाई हम अच्छे से काम कर सके। देखो आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी टू resolve all disputes peacefully। देखो सिक्योरिटी कैसे कर रहे हैं, ये लड़के नहीं, हथियार इकट्ठे नहीं कर रहे भाई एक सिक्योरिटी के लिए। ये कह रहे हैं भाई हम अपने सभी डिस्प्यूट को पीसफुली सुलझा लेंगे, बस ये है। इसमें हम क्या यूज करेंगे, देखो कोई आर्मी का यूज नहीं, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं, इसमें सिर्फ हमने कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेयर्स और न्यूट्रलिटी। देखो यहां पे कोऑपरेशन होगा, न्यूट्रलिटी होगी। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता। नॉन इंटरफेयर होगा, मतलब सहयोग करेंगे। न्यूट्रलिटी का मतलब है निष्पक्ष होकर काम करेंगे। जैसे तो हम तीन देश हैं, मैं हूं और तुम दो हो, और तुम्हारे बीच में कोई विवाद है और तुम अगर मुझे बुलाते हो कि जी ये विवाद है, तो मैं न्यूट्रल होकर काम करूंगा, चाहे ये मेरा मित्र हो सकता है तुम में से एक मेरा मित्र भी हो। पर देशों से, आसियान देशों ने एक दूसरे पर क्या विश्वास व्यक्त करा कि भाई आप न्यूट्रल होकर काम करोगे, निष्पक्ष डिसीजन लोगे, और साथ में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे हम आंतरिक मुद्दों में, और इस हिसाब से हम अपनी सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर लेंगे। क्लियर है भाई, ये है अपना आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। अब देखें इकोनॉमिक कम्युनिटी। नॉट ए डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड या बिग इकोनॉमी। आसियान एक बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, बट वन ऑफ द फास्टेस्ट अमर्जिंग इकोनॉमी। परंतु ये जो बहुत तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इन्होंने क्या करा है, ये जो आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी के माध्यम से फ्री ट्रेड विद आसियान मेंबर्स एंड है भाई ये यहां पे अमर्जिंग इकोनॉमी। ध्यान दो, फ्री ट्रेड विद आसियान मेंबर्स एंड all important countries and organizations like USA, European Union, China,
इंडिया। इस आसियान जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है, देखो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा दिखने में, हाँ ये यहाँ पे दिख गया होगा जो भी ये लिखा है। अरे भाई ठीक है, अब इसको यहाँ पे ऐसे ही सेट कर देते हैं। ठीक है भाई, हेलो, हाँ वॉइस क्लियर है, एक बार ये बता देते हैं। तो ये एक भले ही बहुत ज्यादा विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है आसियान की, बट ये एक फास्टेस्ट अमर्जिंग इकोनॉमी है। इसके फ्री ट्रेड है विद ऑल द इंपॉर्टेंट कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएसए, यूरोपियन यूनियन, चाइना और इंडिया। और इसका देखो आर्थिक, अगर इसकी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से भी जाहिर होती है कि अभी इसको लिख लेना, मैं यहां नहीं लिखूंगा इसको। बिफोर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इंडिया कंसीडर दिस ऑर्गेनाइजेशन लाइटली। भारत इसको हल्के में लेता था, भारत इसको इग्नोर करता था कि भाई ये कुछ है ही नहीं। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर वी स्टार्टेड लुक ईस्ट पॉलिसी। हमने एक नीति अपनाई, पूर्व की ओर देखो नीति, क्योंकि ये देश हमारे पूर्व में है, तो ये पूर्व की ओर नीति हमने अपनाई। और अब पूर्व की ओर नीति है जो, वो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी होगी, पूर्व के साथ काम करो नीति। ध्यान दो भाई, क्या इससे पता नहीं चलता आसियान एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है? क्या ऐसा शो नहीं होता इससे? एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको एक समय हम इग्नोर करते थे, नजरअंदाज करते थे, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ने के साथ साथ हमने उसकी तरफ देखना शुरू करा, हमने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई। फिर लुक ईस्ट के बाद हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी कि भी पूर्व के साथ काम करो नीति। आज आसियान के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो अगर जो भी पाकिस्तान से कोई भी वस्तु हम इंपोर्ट करेंगे या पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करेंगे, तो बाउंड्री पे कोई टैक्स नहीं है, फ्री ट्रेड है, जाओ और जाके खरीद लो या बेच लो। ठीक है, ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बड़े फायदे, इससे व्यापार बढ़ता है। क्लियर है भाई, सिंपल सी बात है। तो दूसरी है इसकी आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, और तीसरी है आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। इसका क्या मतलब है कि ये अपना जो सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट करना है, फॉर सोशल कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। ठीक है, एंड टू डिस्कस इंटरनेशनल इश्यूज। ठीक है, इसका क्या काम है भाई, जो भी जितने भी सामाजिक और कल्चरल डेवलपमेंट करना है अपने देशों का, और साथ में जितने भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके डिस्कशन का ये मंच है आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। अब पूछोगे भी इंटरनेशनल विषयों पे क्या डिस्कस, मान के चलो एक इंटरनेशनल इशू में बता देता हूँ, पर्यावरण प्रदूषण। ये किसी एक देश की समस्या नहीं, ये पूरे संसार की समस्या है। तो इस विषय पे कहाँ डिस्कस होगा?
आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी में। ठीक है, देखो ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। आगे हम पढ़ेंगे भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो उसमें मैं इसको क्लियरली और बताऊंगा। तो ये था भाई हमारा आसियान 3 पिलर्स ऑफ आसियान। ठीक है, अब इसकी जो दान अगर आप दोगे ना तो इसकी करेंसी है जो, ये नॉर्मली क्या कर रहा है, अगर अर्थव्यवस्था विकसित होगी आसियान की, क्योंकि डेवलप्ड अमर मतलब फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो यहाँ की जो मुद्रा होगी वो भी अपने आप में मजबूत हो जाएगी, वो करेंसी भी। ठीक है, तो ये है 3 पिलर्स ऑफ आसियान कम्युनिटी। आसियान में इतना ही था भाई। हमने आज क्या पढ़ा है ध्यान से अगर आप देखो, एक तो ये पढ़ा था भी आसियान में ये 10 मेंबर हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था इसका बैकग्राउंड के भी, सेकेंड वर्ल्ड वार ने कैसी क्या सिचुएशन करी थी क्रिएट। फिर इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। फिर पढ़ा है आसियान वे ऑफ एक्शन, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉन कन्फ्रंटेशन, कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट सोवरेनिटी। और लास्ट था ये जो आज आसियान से रिलेटेड, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। 3 पिलर्स हैं ये, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। लिखवाया भी है इसमें। इकोनॉमिक कम्युनिटी में एक बात मैंने नहीं लिखवाई, बता दिया, बिफोर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इंडिया डोंट कंसीडर इट एन important organization, but after disintegration of USSR we started lookist policy, and now present time we are doing our best to make our relationship with ASEAN। ठीक है, और अब जो हमारी पॉलिसी है that is called एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ये हमारा था आसियान। और इसके बाद एक टॉपिक बचा चाइना, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।